010 0.00 SOCEAN बहिर्मुखता एवरेज एक्टिस बिग 5 फैक्टर डोमेन मोनोजाइगोटिक डिजिगोटिक चित्र 13.4 समान और सहोदर जुड़वां बच्चों के व्यक्तित्व 606 ट्विन पेन से पता चलता है कि आइडेंटिकल और फेटेमल ट्विन्स बिग 5 व्यक्तित्व कारकों को व्यक्त करने के तरीके में भिन्न होते हैं, जिससे पता चलता है कि बिग 5 फैक्टर डोमेन के सिल्स्ट्रोन सेग के लिए क्लिनिकल ट्विन्स का कमीशन लगभग 45% है, जबकि फ्रेटरमल ट्विन्स का कमीशन लगभग 22% है। निष्कर्ष इस विचार का समर्थन करते हैं कि व्यक्तित्व के कुछ पहलू कैंडलर एट अल के आधार पर आनुवंशिक रूप से आधारित हैं। 2010 बूचार्ड, जिन्होंने एक दूसरे से अलग पले बड़े समरूप और भ्रातृ जुड़वां बच्चों के बीच अंतर और समानता की जांच की, बूचार्ड एट अल 1990। दोनों जिम उल्लेखनीय रूप से समान थे। उनकी मैकेनिकल ड्राइंग और बधाईगिरी में रुचि थी। वे समान मात्रा में धूम्रपान और शराब पीते थे और उन दोनों ने बेट्टी नाम की महिलाओं से शादी करने से पहले लिंडा नाम की महिलाओं को भी तलाक दे दिया था। इन समानताओं का श्रेय उनके साझा आनुवंशिकी को देना आसान है, लेकिन स्प्रिंगर और लुइस दोनों का पालन पोषण ओहायो में अपेक्षाकृत समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले माता पिता द्वारा किया गया था। उन स्थितियों के कारण एक दूसरे से उनकी कितनी समानता हो सकती है? मिनेसोटा जुड़वां अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि एक जैसे जुड़वां भाई बहन या असंबंधित लोगों की तुलना में बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति और पारंपरिक सांस्कृतिक अपेक्षाओं को बनाए रखने की प्रवृत्ति में अधिक समान होते हैं। बूचार्ड 1997, फिंकेल और मैक्यू 1997। पोषण, सहानुभूति, दृढ़ता, नीले एट अल 1986 और आक्रामकता, माइल्स एंड कैरी 1997 के संबंध में भी वे अधिक समान हैं। ये समानता तब भी बनी रहती है जब जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में पाला जाता है। दत्तक ग्रहण अध्ययन का एक अन्य उपकरण व्यवहारिक आनुवंशिकीविदों को गोद लिए गए बच्चों और उनके दत्तक और जन्म लेने वाले परिवारों का अध्ययन करना है। यदि अलग अलग वातावरण में पले बड़े आनुवंशिक रूप से समान जुड़वा बच्चों का अध्ययन करने से जांचकर्ताओं को व्यक्तित्व पर आनुवंशिक प्रभावों को समझने में मदद मिल सकती है, तो उसी में पले बड़े असंबद्ध लोगों का अध्ययन करना है। पोषण, स्नेहपूर्ण देखभाल और ध्यान, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। पार्स 533 के सिद्धांत पर्यावरण को जांचकर्ताओं को पर्यावरण के प्रभाव का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। गोद लिए गए बच्चों की तुलना उनके दत्तक माता पिता और भाई बहनों से और यदि संभव हो तो उनके जैविक माता पिता से जिन्होंने उन्हें प्यार नहीं किया है। तुलना करके शोधकर्ता व्यक्तित्व पर कुछ साझा और गैर साझा पर्यावरणीय और आनुवंशिक अंतर्संबंधों को उजागर कर सकते हैं। दत्तक ग्रहण अध्ययनों ने पुष्टि की है कि जुड़वां अध्ययनों ने क्या दिखाया है।
साझा या गैर साझा वातावरण की परवाह किए बिना आनुवंशिक प्रभाव व्यक्तित्व विकास के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार होते हैं। हर्षबर्गर et al. 1995, लेचलिन et al. 1985, लुशलिन et al. 1996। इस तरह के अध्ययन के माध्यम से उदाहरण के लिए आनुवंशिक आधार शर्मीलेपन प्लुमिन et al. 1988 और आक्रामकता हेनन et al. 1997 के लिए सुझाव दिया गया है। व्यक्तित्व की आनुवंशिकता पर वर्तमान निष्कर्ष 13.13 व्यक्तित्व की आनुवंशिकता पर वर्तमान शोध का सारांश प्रस्तुत करें। आनुवंशिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू आनुवंशिकता की अवधारणा है या किसी आबादी के भीतर कुछ ट्रेल को आनुवंशिक प्रभावों के लिए कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और व्यक्तिगत आनुवंशिक भिन्नता किस हद तक देखे गए व्यवहार में अंतर को प्रभावित करती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि 5 कारक मॉडल के 5 व्यक्तित्व कारकों में कई संस्कृतियों में आनुवंशिकता की दर लगभग 50% है। बुचार्ड 1994, हर्बस्ट et al. 2000, जैंग et al. 1996, लोहलिन 1992, लोचलिन et al. 1998, मनोचिकित्सा के साथ व्यक्तित्व के संबंध की जांच कैमेनेटिक तकनीकों प्लूमिन और स्पाइना 2001 के माध्यम से भी की जा रही है। मिनेसोटा जुड़वां अध्ययन और अन्य शोध लुबिंस्की 2000, लाइकन और टेलिगन 1996, प्लेमिन 1994 के परिणामों के साथ आनुवंशिकी और व्यक्तित्व के अध्ययन से संकेत मिलता है कि दंडात्मक गुणों में भिन्नता लगभग 25 से 50% विरासत में मिली है। जंग et al. 1998। इसका मतलब ये भी है कि पर्यावरणीय प्रभाव स्पष्ट रूप से व्यक्तित्व लक्षणों में लगभग आधे बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि 5 कारक कई संस्कृतियों में पाए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि विभिन्न संस्कृतियों का व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित मनोविज्ञान अनुभाग में क्लासिक अध्ययन देखें। मनोविज्ञान में क्लासिक अध्ययन गीट हॉफस्टेड की सांस्कृतिक व्यक्तित्व के 4 आयाम 1980 के दशक की शुरुआत में संगठनात्मक प्रबंधन विशेषज्ञ गीट हॉफस्टेड ने IM, एक बहुराष्ट्रीय निगम सोन हॉफस्टेड 1980 के कर्मचारियों के कार्य संबंधित मूल्यों पर एक व्यापक अध्ययन किया। हॉफस्टेड et al. 2000। अध्ययन में दुनिया भर के 4 न्यायालयों में काम का सर्वेक्षण किया गया। हॉफस्टेड ने इस सर्वेक्षण से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और 4 पाए। व्यक्तित्व के बुनियादी आयाम जिनके आधार पर संस्कृतियां भिन्न होती हैं। 1. व्यक्तिवाद, सामूहिकवाद, व्यक्तिवादी संस्कृतियों के बीच भी ये संबंध होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर लोग खुद को और अपनी इमेजिड तमिल को केवल अपने पीछे ही बंद रखते हैं। ऐसी संस्कृतियों के सदस्यों के पास साझा गतिविधियों और मनोरंजन पर आधारित उपचार होते हैं और वे कई अलग-अलग एकाकी रूप से संगठित सामाजिक समूहों से संबंधित हो सकते हैं। स्वायत्तता परिवर्तन युवा व्यक्ति की सुरक्षा और समानता सभी को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत सांस्कृतिक संस्कृति में लोग गहराई से बहुत मजबूत समूह में बंधे होते हैं। टाइपोफी सेंटर्ड फोरल्स जिसमें दादा दादी, चाची और चाचा और चचेरे भाई शामिल होते हैं। परिवार के प्रति निष्ठा अत्यधिक तनावग्रस्त है और परिवार की देखभाल के साथ व्यक्तिगत समूह सदस्यता की देखभाल केवल कुछ स्थायी समूहों तक सीमित है जिनका व्यक्ति पर जबरदस्त प्रभाव होता है।
इस प्रकार की संस्कृति के मूल्य कर्तव्य आदेश परंपरा बुजुर्गों के लिए सम्मान समूह सुरक्षा और समूह सेना और हिरार्की के लिए सम्मान है, जबकि झुके हुए राज्य और ग्रेट ब्रिटेन जापान चीन कोरिया मोइको आदि संस्कृतियों के नमूने हैं। और सरमार रमेंस उतना ही अधिक संग्रहित है। स्वायत्ता बिक्री निर्देशित या आत्मनियंत्रित होने की गुणवत्ता पदानुक्रम इस अर्थ में दूसरों पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का एक समूह। अध्याय 13 2 शक्ति दूरी यह आयाम उस डिग्री को संदर्भित करता है जिस तक किसी संस्कृति के कम शक्ति वाले सदस्य स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि उम्मीद करते हैं कि संस्कृति के भीतर शक्ति अधिक वितरित होने के बजाय कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में है, जैसे कि फिलीपींस मैक्सिको कई अरब देश और भारत ऐसी अपेक्षाओं में ऊंचे पाए गए, जबकि ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश बिजली की दूरी में कम थे। 3 पुरुषत्व स्त्रीत्व इस बात का जिक्र करते हुए कि एक संस्कृति के भीतर पुरुषों और महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को कैसे वितरित करती है। यह आयाम महिलाओं की तुलना में संस्कृति के भीतर पुरुषों के लिए भिन्न होता है। मर्दाना संस्कृतियां मुखर और प्रतिस्पर्धी हैं, हालांकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक और स्त्री संस्कृतियां अधिक विनम्र और देखभाल करने वाली हैं। स्त्री प्रधान देशों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान देखभाल करने वाले मूल्य होते हैं, लेकिन मर्दाना देशों में महिलाएं पुरुषों की तरह उतनी मुखर और प्रतिस्पर्धी नहीं होती हैं, जिससे मर्दाना देशों जापान ऑस्ट्रिया वेनेजुएला में लिंगों के बीच अधिक अंतर होता है। इटली स्विट्जरलैंड मैक्सिको आयरलैंड जमैका संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी को मर्दाना देश पाया गया, जबकि स्वीडन नॉर्वे नीदरलैंड डेनमार्क कोस्टा रिका यूगोस्लाविया फिनलैंड चिली पुर्तगाल थाईलैंड और गुआटेमाला को अधिक स्ट्रैंड के रूप में स्थान दिया गया। 4 अनिश्चितता से बचाव कुछ संस्कृतियां अनिश्चितता अस्पष्टता के प्रति अधिक सहिष्णु हैं और असंरचित स्थितियां ऐसी संस्कृतियां जो ऐसी अनिश्चितता और अभाव को बर्दाश्त नहीं करती। संरचना में सख्त नियम और कानून होते हैं, जिनमें बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं। यकीन है और एक सत्य के दार्शनिक धार्मिक विश्वास की ओर रुझान रखते हैं और हमारे पास ये है। जो संस्कृतियां अनिश्चितता को अधिक स्वीकार करती हैं, वे विभिन्न मतों के प्रति अधिक सहिष्णु होती हैं और कम नियम हैं। वे कई अलग धार्मिक मान्यताओं को एक साथ अस्तित्व में रहने की अनुमति देते हैं और अनिश्चितता से बचने वाले अनगिनत लोगों की तुलना में कम चिंतित और भावुक होते हैं। अनिश्चितता से बचने वाले देशों में ग्रीस पुर्तगाल ग्वाटेमाला उरुग्वे बेल्जियम अल साल्वाडोर जापान यूगोस्लाविया और पेरू शामिल हैं, जबकि अनिश्चितता के प्रति अधिक सहिष्णु देशों में सिंगापुर जमैका डेनमार्क स्वीडन हांगकांग आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन शामिल हैं। मलेशिया भारत फिलीपींस संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा और इंडोनेशिया। ध्यान दें कि कोस्टा और मैक्रे 2000 के बिग 5 व्यक्तित्व आयाम आवश्यक रूप से होस्ट के आयामों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है। हॉफस्टर के आयाम सांस्कृतिक व्यक्तित्व लक्षण हैं, जबकि बिग 5 के आयाम व्यक्तियों के समान हैं। आगे की चर्चा के लिए प्रश्न 1 क्या आपकी अपनी संस्कृति इनमें से किसी भी आयाम के लिए सूचीबद्ध थी? यदि हाँ, तो क्या आप अपनी संस्कृति को दिए गए व्यक्तित्व आयाम से सहमत हैं?
दो, दो, यदि यदि आपकी संस्कृति को व्यक्तित्व आयाम के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था, तो आपको तो क्या आपको लगता क्या है लगता कि है आपकी कि आपकी संस्कृति उस पर आयाम कहाँ पर कहाँ पड़ेगी? पड़ेगी? अभ्यास। अभ्यास। पेश पेश सबसे सबसे अच्छा ओवर। एक ओवर। प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी। तुम्हें कितना तुम्हें याद कितना है? याद है? डॉट। डॉट। एक, एक, व्यवहारिक व्यवहारिक आनुवंशिकी के आनुवंशिकी तथ्य के में एक तथ्य में बड़ी एक कमी बड़ी क्या कमी है? क्या है? मुझे मुझे मानव मानव व्यक्तित्व थॉट पर का थॉर का अध्ययन अध्ययन करने दीजिए। मित्रों। मित्रों, ये ये व्यवहारिक व्यवहारिक आनुवंशिकी नियंत्रित नियंत्रित अनुसंधान अनुसंधान करने में करने में असमर्थ है। मानव मानव विषयों विषयों पर पर अध्ययन। अध्ययन। व्यवहारवादी व्यवहारवादी आनुवंशिकीविद आनुवंशिकीविद किसी किसी को को भी भी वैज्ञानिक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने में असमर्थ हैं। असमर्थ हैं। 6. 6. व्यवहार व्यवहार आनुवंशिकीविद केवल मनुष्यों पर एनिमेट पर अध्ययन करने में असमर्थ हैं। डी. डी. व्यवहारिक व्यवहारिक आनुवंशिकीविद आनुवंशिकीविद लंबे समय तक एकल व्यक्तियों को देखकर अध्ययन अध्ययन करते करते हैं। हैं। इस प्रकार वे उस रास्ते को रोकते हैं जिस पर वे डेटा एकत्र कर सकते हैं। अनिश्चित और अस्पष्ट होने गुण। का गुण। व्यक्तित्व के सिद्धांत। मिनेसिटा ट्विन अध्ययन में में थर्नल की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण या लक्षण मैन सिमेटर एंटिकल ट्विंस में नहीं पाया गया? एक, एक, निष्क्रियता। तलाक की प्रवृत्ति। डी. डी. समानुभूति। समानुभूति। 3. आनुवंशिकता कला व्यक्तित्व के बीच संबंध में गोद लेने के अध्ययन ने हमें क्या सिखाया है? दत्तक ग्रहण। अध्ययन का एक नया क्षेत्र है, लेकिन अभी तक व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता के प्रभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बी. गोद लेने के अध्ययन ने पुष्टि की है कि व्यक्तित्व गैरफिसी से दृढ़ता से प्रभावित हो सकता है। गोद लेने के अध्ययन में कई बेसोरोल जेनेटिक्स गुडिम को माना गया है, जो इस विचार पर सवाल उठा रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से जेनेटिक्स द्वारा एनकोड किया जा सकता है। डी. गोद लेने के अध्ययन परस्पर विरोधी निष्कर्षों पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ ने व्यक्तिगत रूप से आनुवंशिकता के प्रभाव का पुरजोर समर्थन किया है, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि आनुवंशिकता का कोई भी महत्व नहीं है। 4. कई अध्ययनों से पता चला है कि व्यक्तित्व के वेक्टर मोड के संबंध में कई क्यूटिस में उसकी तालिका की 1% दर हाल ही में पाई गई है। 0.040। 4.50। 539। व्यक्तित्व परिवार और संस्कृति। इसकी कल्पना करें। जब आप बहुत छोटे थे तब आप और आपका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। जितना आप याद कर सकते हैं, आपका जीवन संयुक्त राज्य अमेरिका में बीता है। आप अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलते हैं, हालांकि आपके माता और पिता परिवार की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी घर पर अपनी मूल भाषा बोलते हैं। आपके माता और पिता ने कड़ी मेहनत, विडियोर बॉर्न और आत्मनिर्भरता को महत्व देते हुए एक सुरक्षित घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब आप कॉलेज शुरू कर रहे हैं और पैसे की तंगी है। यद्यपि आपने पैसे बचाए हैं, आपके परिवार के पास ट्यूशन, किताबों और आपूर्ति के लिए भुगतान करने की नई चुनौतियों में आपकी सहायता करने के लिए सीमित संसाधन हैं। साथ ही घर की मांगों, आपकी अंशकालिक नौकरी और कम समय में आपके ग्रेड को ऊपर रखने के बीच संतुलन बनाए रखना है। कठिन है। आपके कॉलेज ने जरूरतमंद छात्रों के लिए भोजन भंडार शुरू किया है। हालांकि यह थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। आपने प्रसाद देखने के लिए रुकने का फैसला किया। पेंट्री में फल और सब्जियों सहित प्रीकंड और ताज़ा दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं।
यद्यपि आपका व्यक्तिगत व्यक्तित्व ये स्वीकार करता है कि बाहरी सहायता कभी कभी आवश्यक होती है। आपके पिता और माता कभी भी भोजन भंडार गृह में नहीं जाते थे। किसी से कुछ भी स्वीकार करना तो दूर की बात थी। यह आपके आत्मा बोध के लिए क्या चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकता है? आप किसी भी विवाद को कैसे सुलझा सकते हैं? यह अनुभव आंशिक रूप से एक वास्तविक कॉलेज छात्र के अनुभवों पर आधारित था। कैंपस फूड पैरेडिस के बारे में अधिक जानने के लिए और कॉलेज के कुछ छात्र उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं, पागल हैं या एनपीआर पर कहानी सुने। उभरते भूखे छात्रों के लिए कार्टिपस फूड पेंट्री, http skeptical smiley face, PR, Warner व्यक्तित्व का आकलन। व्यक्तित्व के सभी विभिन्न सिद्धांतों के साथ लोग कैसे पता लगाते हैं कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? व्यक्तित्व को मापने या मूल्यांकन करने के तरीके उन तरीकों को विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार भिन्न होते हैं, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। हालांकि किसी ग्राहक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने वाले अधिकांश वेतनभोगी पेशेवर जरूरी नहीं कि खुद को केवल एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक ही सीमित रखें, बल्कि व्यक्तित्व के बारे में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना पसंद करते हैं। उदार दृष्टिकोण किसी घटना को समझाने के लिए केवल एक सिद्धांत का उपयोग करने के बजाय विभिन्न सिद्धांतों के उन हिस्सों को चुनने का एक तरीका है जो किसी विशेष स्थिति में सबसे उपयुक्त लगते हैं। वास्तव में व्यवहार को कई दृष्टिकोणों से देखने पर अक्सर परिणाम सामने आ सकते हैं। अध्याय 13 प्रत्यक्ष अवलोकन। वह मूल्यांकन जिसमें पेशेवर ग्राहक को सामान्य दैनिक व्यवहार में शामिल करता है। डायनिकल से प्राकृतिक शब्दावली। दर्जा पैमाने। मूल्यांकन जिसमें विशिष्ट व्यवहार के लिए एक न्यूमेरिकल मान निर्दिष्ट किया जाता है जो कि टेबल में सूचीबद्ध है। तालिका 13.3 जब से क्या हिमद। मूल्यांकन का प्रकार। रुचाक। थमेट्सैप। पसोनली 20। सिर्टेन पनानी भाग्य प्यारा। हसनल्टी सलाहकार एन। मायस GPS टाइप एम्टी आइसेंस ब्यूक्राफ्टी क्वा। टैटिव परिकथा। गल्फूस ट्रिकोलोग्नल इन्वेंट्री। प्रिटी बर्मरी वेस्टर्न रेस्टू ZM। किसी व्यक्ति के व्यवहार में अंतर्दृष्टि जो आसानी से केवल एक परिप्रेक्ष्य लेने से नहीं आएगी। कई पेशेवर न केवल कई अलग दृष्टिकोणों का उपयोग करेंगे, बल्कि इसके बाद आने वाली सभी मूल्यांकन तकनीकों का भी उपयोग करेंगे। फिर भी कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतकारों द्वारा आमतौर पर कुछ विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि तालिका 13.3 में देखा जा सकता है। व्यक्तित्व मूल्यांकन उन उद्देश्यों में भी भिन्न हो सकते हैं जिनके लिए वे आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कभी एक शोधकर्ता मावाच अध्ययन में प्रतिभागियों को किसी संप्रदाय का व्यक्तित्व परीक्षण दे सकता है ताकि प्रतिभागियों को कुछ व्यक्तित्व लक्षणों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके। ऐसे लोगों के लिए परीक्षण उपलब्ध हैं जो अपने व्यक्तित्व के बारे में अधिक नहीं जान पाते हैं। अंत में नैदानिक और परामर्श मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक और अन्य मनोवैज्ञानिक पेशेवर व्यक्तित्व के विकारों के निदान में इन व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करते हैं। साक्षात्कार व्यवहारिक मूल्यांकन और व्यक्तित्व सूची। 13.4 व्यक्तित्व को मापने के लिए साक्षात्कार व्यवहार मूल्यांकन और व्यक्तित्व सूची का उपयोग करने के फायदे और नुकसान की पहचान करें। जैसा कि पिछले खंड में बताया गया है, व्यक्तित्व को मापने या मूल्यांकन करने की विधियां उन विधियों को विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार भिन्न होती हैं।
वे अपने प्रतिक्रिया प्रारूप और उनके द्वारा प्रदान किए गए डेटा के प्रकार के अनुसार भी भिन्न होते हैं। हम पहले विभिन्न तरीकों की जांच करेंगे जो परीक्षार्थियों को अधिक वस्तुनिष्ठ डेटा प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक संरचित प्रतिक्रिया प्रारूप प्रदान करते हैं। व्यवहारवादी मूल्यांकन आमतौर पर व्यवहारवादी दिमाग में झांकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी मानते हैं कि व्यक्तित्व पर्यावरण में उत्तेजनाओं के प्रति आदतन सीखी गई प्रतिक्रियाएं हैं। व्यवहार के लिए पसंदीदा तरीका उस व्यवहार को वास्तविक दुनिया में प्रकट होते देखना होगा। प्रत्यक्ष अवलोकन में मनोवैज्ञानिक ग्राहक को सामान्य रोजमर्रा के व्यवहार में संलग्न देखता है। उदाहरण के लिए अधिमानतः घर, स्कूल या कार्यस्थल की प्राकृतिक सेटिंग में एक चिकित्सक जो कक्षा में जाता है और देखता है कि नखरे वाला व्यवहार केवल तभी होता है जब बच्चे को ठीक मोटर क्षमताओं जैसे करना या लिखना से संबंधित कुछ करने के लिए कहा जाता है। वह यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो सकता है कि बच्चे को उन कौशलों में कठिनाई होती है और वह नखरे करता है। कार्य से बचने के लिए व्यवहार चिकित्सक और अन्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली अन्य विधियां रेटिंग है। पैमाने और आवृत्ति गणना रेटिंग पैमाने में संख्यात्मक रेटिंग को या तो संशोधित किया जाता है द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला। प्रोको एनालिस्ट्स थाई लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत 541 विशिष्ट व्यवहारों के लिए मूल्यांकनकर्ता या ग्राहक द्वारा नादेव एट अल 2001। आवृत्ति गणना में मूल्यांकनकर्ता वस्तुतः एक विशिष्ट याल समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहारों की आवृत्ति की गणना करता है। शिक्षक विभिन्न ग्रेड स्तरों के माध्यम से मास व्यवहार संबंधी समस्याओं जैसे ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार, ADHD और व्यक्तित्व के पहलुओं जैसे सामाजिक कौशल स्तर का निदान करने के लिए रेटिंग स्केल और आवृत्ति गणना दोनों का उपयोग करते हैं। साक्षात्कार कुछ चिकित्सक सर्वेक्षण प्रक्रिया में प्रश्न पूछते हैं और उत्तर लिख लेते हैं जिसे साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार का साक्षात्कार नौकरी के लिए साक्षात्कार के विपरीत ग्राहक और मनोवैज्ञानिक के बीच आरंभिक संवाद से संरचित और स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो सकता है। अन्य पेशेवर अर्ध संरचित साक्षात्कार का उपयोग कर सकते हैं जिसमें विशिष्ट प्रश्न होते हैं और व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर निर्णय वृक्ष या प्रवाह आरेख के समान अनुवर्ती वस्तुओं के लिए मार्गदर्शन होता है। तो क्या साक्षात्कार एक प्रकार की स्व-रिपोर्ट प्रक्रिया है? हाँ, जब मनोवैज्ञानिक ग्राहकों का साक्षात्कार लेते हैं तो ग्राहकों को अपनी अंतरतम भावनाओं, आग्रहों और चिंताओं के बारे में उन सभी चीजों के बारे में बताना चाहिए जिन्हें केवल वे ही सीधे तौर पर जान सकते हैं। व्यक्तित्व सूची विशेषता सिद्धांतकार आमतौर पर व्यक्तित्व में अधिक रुचि रखते हैं। विवरण वे एक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं जिसे व्यक्तित्व सूची के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों की एक मानक सूची होती है और केवल कुछ विशिष्ट उत्तरों की आवश्यकता होती है जैसे हाँ, नहीं और निर्णय नहीं कर सकते। प्रश्नों की मानक प्रकृति सभी को एक ही सूची मिलती है।
और ओपन एंडेड उत्तरों की कमी इन आकलनों को प्रोजेक्टिव परीक्षणों की तुलना में कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय बनाती है। मूल्यांकन का एक अधिक व्यक्तिपरक रूप इस अध्याय के बाद के खंड में चर्चा की गई है। हालांकि वे अभी भी स्व रिपोर्ट का एक रूप हैं। गाब एट अल, 1998। MMPI -2 आरएफ अब तक की सबसे आम व्यक्तित्व सूची मिनेसोटा मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी संस्करण 2 पुनर्गठित फॉर्म या MMPI -2 आरएफ है, जो विशेष रूप से व्यक्तित्व और साइकोपैथोलॉजी ब्रेन पोरत में असामान्य व्यवहार और सोच पैटर्न के लिए परीक्षण करती है। और टेलरगेन 2011, बुचर और राउथ 1996, बुचर एट अल 2001। वर्तमान प्रश्नावली में 338 कथन शामिल हैं, जैसे मैं अक्सर बहुत तनाव में रहता हूँ, या मुझे विश्वास है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। परीक्षा देने वाले व्यक्ति को सही, गलत या कह नहीं सकता उत्तर देना होगा। MMPI -2 आरएफ में 12 उच्च क्रम और मैदानी पैमाने, 10 वैधता पैमाने और विशिष्ट समस्याओं जैसे पारिवारिक समस्याएं, आक्रामकता, चिंता आदि के लिए कई पैमाने हैं। प्रत्येक पैमाना एक विशेष प्रकार के व्यवहार या सोचने के तरीके का परीक्षण करता है। सोच और व्यवहार पैटर्न में अपेक्षाकृत हल्की व्यक्तित्व समस्याएं जैसे अत्यधिक चिंता और शर्मीलापन और साथ ही अधिक गंभीर विकार शामिल हैं। सिजोफ्रेनिया और अवसाद व्यक्तित्व या मनोविकृति के मूल्यांकन के अलावा MMPI -2 आरएफ अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है। मानसिक स्वास्थ्य टेस्टिंग के लिए एक मूल्यवान उपकरण होने के अलावा इसका उपयोग व्यावसायिक मार्गदर्शन और नौकरी स्क्रीनिंग के लिए भी किया गया है। उच्च जोखिम वाली सेटिंग में विशिष्ट नौकरियों के लिए सबसे सफल आवेदकों की पहचान करने के लिए केवल एक बायोडेटा और नौकरी आवेदन प्रदान करने और संभवतः साक्षात्कार में भाग लेने से कहीं अधिक कुछ शामिल होने की संभावना है। उदाहरण के लिए आवेदन प्रक्रिया की अन्य आवश्यकताओं के साथ अनुसंधान में संभावित पुलिस अधिकारियों की स्क्रीनिंग में MMPI -2 आरएफ के उपयोग का समर्थन किया है। टारेस एट अल 2015। आप कैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तित्व पर सच बोल रहा है? भंडार वैधता पैमाने जो किसी भी अच्छी तरह से डिजाइन की गई मनोवैज्ञानिक सूची में निर्मित होते हैं, यह इंगित करने के लिए होते हैं कि सूची लेने वाला व्यक्ति ईमानदारी से प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए परीक्षण में कुछ वस्तुओं के जवाब ये संकेत देंगे कि क्या लोग खुद को उनसे बेहतर या बदतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ वस्तुओं को परीक्षण के दौरान दोहराया जाता है। आवृत्ति गिनती सेल्समैन जिस्म की आवृत्ति विशेष व्यवहार को गिना जाता है। साक्षात्कार व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि जो पेशेवर प्रश्न पूछता है, ग्राहक की और ग्राहक को अनुमति देता है उत्तर देने के लिए या तो एक संरचित में संस्ट्रक्चर्ड फैशन। व्यक्तित्व सूची कागज और पेंसिल या कंप्यूटरीकृत परीक्षण। इसमें ऐसे कथन शामिल होते हैं जिनके लिए परीक्षा देने वाले व्यक्ति से विशिष्ट मानकीकृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। 542 अध्याय 13 थोड़ा अलग रूप ताकि परीक्षण को नकली करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को उन वस्तुओं पर लगातार प्रतिक्रिया देने में कठिनाई हो। बुचर एट अल 2011। उदाहरण के लिए यदि किसी कथन का गुण ये है कि हम हमेशा खुश रहते हैं और कोई व्यक्ति उस कथन का उत्तर
सच्चा देता है, तो संदेह ये होगा कि यह व्यक्ति उससे बेहतर देखने की कोशिश कर रहा है जो वह वास्तव में है। यदि वैधता के कई पैमाने क्रॉन हैं, इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है। निष्कर्ष ये है कि व्यक्ति ईमानदार नहीं है। वास्तव में कुछ वैधता पैमाने इतने अच्छे हैं कि विशेषज्ञों को भी विशिष्ट विकारों के लक्षणों का दावा करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, मानसिक विकारों का एक समूह स्वास्थ्य पेशेवर प्रमुख अवसाद के आकलन और परीक्षण में विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण अनुभव दोनों के साथ MMPI-2 वेइगबी एट अल. 2000 पर प्रमुख अवसाद को सफलतापूर्वक लेने में असमर्थ थे। अन्य सामान्य सूची कहते हैं कि एक HPF एक अन्य सामान्य व्यक्तित्व सूची है जिसका वर्णन इस अध्याय में पहले किया गया है। कोस्टा और मैक्रे ने अपनी संशोधित न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी (NUPRI) को और संशोधित किया है, जो व्यक्तित्व लक्षणों के 5 कारक मॉडल पर आधारित है और अभी भी प्रकाशित हो रही है। सबसे नया संस्करण NUPI-3 है, जिसे एडोल सेंट के साथ उपयोग के लिए पढ़ना आसान बना दिया गया है और इसमें नए मानदंड हैं। मैक्रे एट अल. 2005, मैक्रे, मार्टिन एट अल. 2005। आप NUPI से चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर अपने लिए देख सकते हैं। प्रयोग IPIP न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंटरी नोट। यह एक संक्षिप्त प्रयोग नहीं है, जिसमें 122 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। आम उपयोग में आने वाली एक अन्य सूची मायर्स-ब्रिग्स टाइप आईडिकेटर MBTI है, जो कार्ल जंग के विचारों पर आधारित है और 4 व्यक्तित्व आयामों को देखती है: सिटिंग, इंट्यूशन, SN, आयाम, सोच, फीलिंग, F, आयाम, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, एक आयाम और समझने, निर्णय करने, आयाम। ये 4 आयाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 16 4x4 संभावित व्यक्तित्व प्रकार होते हैं: ISTJ, ISTP, ISFP, ISF और इसी तरह। ब्रिग्स एंड मायर्स 1998। मायर्स-ब्रिग्स का उपयोग अक्सर व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए किया जाता है, लोगों को ये जानने में मदद करें कि वे किस प्रकार के करियर के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। हालांकि व्यवसाय और व्यावसायिक परामर्श में MBTI के व्यापक उपयोग के बावजूद इसकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। मूल्यांकन की वैधता और विश्वसनीयता दोनों पर सवाल उठाया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि अधिक मजबूत मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए, खासकर कर्मचारी चयन और असाइनमेंट स्थितियों में। पिटेंजर 2005। अन्य सामान्य व्यक्तित्व परीक्षणों में ईसेनस व्यक्तित्व प्रश्नावली, ईसेनस और ईसेनस 1993, कीर्सी टेम्परामेंट सॉर्टर 2, कीर्सी 1998 और कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी गफ 1995 शामिल हैं। व्यवहारिक मूल्यांकन, साक्षात्कार और व्यक्तित्व सूची का मूल्यांकन हमने वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया और डेटा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की संरचित मूल्यांकन तकनीकों पर चर्चा की है। इनमें से प्रत्येक के फायदे और नुकसान हैं। उदाहरण के लिए, स्व-रिपोर्ट डेटा, जैसे सर्वेक्षण के साथ जो समस्याएं मौजूद हैं वही साक्षात्कार के साथ ही मौजूद हैं। ग्राहक झूठ बोल सकते हैं, सच्चाई को विकृत कर सकते हैं, गलत याद रख सकते हैं या सच्ची जानकारी के बजाय वही दे सकते हैं जो उन्हें लगता है कि सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। साक्षात्कारकर्ता स्वयं पक्षपाती हो सकते हैं। ग्राहक जो कहता है उसकी व्याख्या वे अपनी विश्वास प्रणाली या पूर्वाग्रह के आधार पर कर सकते हैं।
फ्रॉइड ने निश्चित रूप से ऐसा तब किया जब उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके मरीजों के साथ वास्तव में बचपन में यौन उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने उस जानकारी को वास्तविकता के बजाय एक कल्पना के रूप में व्याख्या करना पसंद किया। रसेल 1986। साक्षात्कार के साथ एक और समस्या है जिसे हेलो प्रभाव कहा जाता है, जो पहली मुलाकात में किसी के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव बनाने की प्रवृत्ति है, ताकि उस पहली धारणा के बाद किसी व्यक्ति की सभी टिप्पणियां और व्यवहार सकारात्मक या नकारात्मक रूप से धारणा से सहमत हों। हेलो प्रभाव किसी भी सामाजिक स्थिति में हो सकता है जिसमें मनोवैज्ञानिक, पेशेवर और ग्राहक के बीच साक्षात्कार भी शामिल है। फ्लैश इंप्रेशन वास्तव में मायने रखते हैं और जो लोग कपड़ों, व्यक्तिगत उपस्थिति या किसी अन्य अप्रासंगिक विशेषता के कारण पहली बार में अच्छा प्रभाव डालते हैं, उनके सिर पर एक प्रभामंडल लटका हुआ प्रतीत होता है, जिसके बाद वे कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। प्रभामंडल के प्रभाव ग्राहक की सकारात्मक विशेषताओं को ग्राहक के व्यवहार और कथनों के आकलन को प्रभावित करने की अनुमति देने के लिए साक्षात्कारकर्ता की प्रेरणा। एम्बेवांत मामले में आवेदन नहीं कर रहा है या उदाहरण हाथ में व्यक्तित्व के सिद्धांत 54। लांस एट अल 1994, थॉर्नडाइक 1920। कभी कभी नकारात्मक प्रभाव को हॉर्न प्रभाव कहा जाता है। व्यवहार संबंधी मूल्यांकन की समस्याओं में पर्यवेक्षक प्रभाव, जब किसी व्यक्ति का व्यवहार देखे जाने से प्रभावित होता है और पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह शामिल हो सकते हैं, जिन्हें कई पर्यवेक्षकों के होने और उनकी टिप्पणियों को एक दूसरे के साथ सहसंबंधित करके नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अवलोकन पद्धति की तरह बाहरी वातावरण पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। किसी ग्राहक को किसी विशेष व्यवहार के लिए देखने वाला व्यक्ति यह नहीं देख सकता है कि अवलोकन समय के भीतर व्यवहार घटित होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि जब मैकेनिक कार की जांच कर रहा होता है तो कार की कुछ समस्याएं कभी दिखाई नहीं देती हैं। साक्षात्कार और प्रोजेक्टिव परीक्षणों। अगले भाग में चर्चा की गई कि तुलना में व्यक्तित्व सूची का लाभ यह है कि सूची को मानकीकृत किया जाता है, यानी सभी को बिल्कुल समान प्रश्न मिलते हैं और उत्तर बिल्कुल उसी तरह से दिए जाते हैं। वास्तव में इन्वेंट्री पर प्रतिक्रियाएं अक्सर कंप्यूटर पर दर्ज की जाती हैं। पर्यवेक्षक का पूर्वाग्रह और व्याख्या का पूर्वाग्रह आमतौर पर संभव नहीं है। हालांकि विभिन्न स्कोरिंग कार्यक्रमों में कंप्यूटरीकृत स्कोरिंग द्वारा प्रदान किए गए नैदानिक सुझावों में कुछ परिवर्तनशीलता हो सकती है। पंत एट अल 2014। सामान्य तौर पर व्यक्तित्व सूची की वैधता और विश्वसनीयता को आमतौर पर प्रोजेक्टिव परीक्षणों अनातासी और अर्बिना 1997, लिलियनफेल्ड एट अल 2000, वुड एट अल 2010 से काफी बेहतर माना जाता है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए वैधता पैमाने धोखाधड़ी के खिलाफ एक अच्छी जांच है, लेकिन वे सही नहीं हैं। कुछ लोग अभी भी अपनी प्रतिक्रिया पैटर्न को संशोधित करने और सामाजिक रूप से उपयुक्त तरीकों से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। अनातासी और अर्बिना 1997, हिकलिन और विडिग्रह 2000। परीक्षण रचनाकारों के सर्वोत्तम इरादों के बावजूद विशिष्ट प्रश्नों पर व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं भी भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि प्रश्नों की अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। लिलियनफेल्ड एट अल 2015 और सांस्कृतिक प्रभावों के अधीन होने की बहुत संभावना है। कागन 2010।
अन्य समस्याएं मानव स्वभाव से ही संबंधित हैं। कुछ लोगों को कथन पर ध्यान से विचार करने के बजाय एक विशेष उत्तर चुनने की आदत विकसित हो सकती है, जबकि अन्य उन सभी कथनों पर प्रतिक्रिया देते देते थक सकते हैं और बेतरतीब ढंग से उत्तर चुनना शुरू कर सकते हैं। आलोचनात्मक ढंग से सोचना। क्या नियोक्ताओं को भावी कर्मचारियों से व्यक्तित्व परीक्षण कराने की आवश्यकता होनी चाहिए? क्यों या क्यों नहीं? क्या ऐसी आवश्यकता कुछ व्यवसायों में अधिक अर्थपूर्ण होगी? और यदि हाँ, तो वे कौन से व्यवसाय हो सकते हैं? कक्षा के साथ अपने उत्तर पर चर्चा करें। प्रक्षेपी परीक्षण। 13.15 प्रोजेक्टर का उपयोग करने के फायदे और नुकसान की पहचान करें। व्यक्तित्व परीक्षण। क्या आपने कभी बादलों में आकृतियां देखने की कोशिश की है? आपको एक घर दिख सकता है जहां दूसरा व्यक्ति को घोड़े जैसा ही बादल दिखाई दे सकता है। बादल वास्तव में उन चीजों में से कोई भी नहीं है, लेकिन व्याख्या करने वाले व्यक्ति के आधार पर इसकी व्याख्या एक या दूसरे के रूप में की जा सकती है। यह एक बादल को एक अस्पष्ट उत्तेजना बनाता है जो एक से अधिक तरीकों से व्याख्या करने में सक्षम है। इसी तरह मनोविश्लेषक और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहकों को अस्पष्ट दृश्य उत्तेजनाएं दिखाते हैं और ग्राहकों से उन्हें ये बताने के लिए कहते हैं कि वे क्या देखते हैं। आशा ये है कि ग्राहक अचेतन चिंताओं को दृश्य उत्तेजना पर प्रक्षेपित करेगा और उन्हें प्रकट करेगा। परीक्षक। इस विधि का उपयोग करने वाले परीक्षणों को प्रक्षेपी परीक्षण कहा जाता है। ऐसे परीक्षण किए जाते हैं। मेंस आधारित है और इसका उपयोग ग्राहक के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए या निदान उपकरण के रूप में किया जा सकता है। व्यक्तित्व की समस्याओं को उजागर करना। रोशाक इंकब्लॉट अधिक प्रसिद्ध प्रोजेक्टिव परीक्षणों में से एक रोशाक इंकब्लॉट परीक्षण है, जिसे 1921 में स्विस मनोचिकित्सक हर्मन रोशाक (ROR शॉक) द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 10 स्याही के धब्बे हैं, 5 सफेद पृष्ठभूमि पर काली स्याही में और 5 रंगीन हैं। प्रक्षेपी परीक्षण। व्यक्तित्व मूल्यांकन जो ग्राहक को अस्पष्ट दृश्य उत्तेजनाएं प्रस्तुत करता है और ग्राहक से जो भी मन में आए उसका उत्तर देने के लिए कहें। रोशाक इंकब्लॉट परीक्षण। प्रक्षेपीय परीक्षण जो अस्पष्ट उत्तेजनाओं के लिए 10 स्याही के धब्बों का उपयोग करता है। चौवालीस अध्याय 13। चित्र 13.5 रोशाक इंकब्लॉट। उदाहरण रोशाक इंकब्लॉट का एक तहसील। जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है उससे साक्षात्कारकर्ता को यह बताने के लिए कहा गया कि वह जो देखता है वह दिखाए गए जैसा ही आरंभिक है। नए लोग न तो रात हैं और न ही गलत हैं, लेकिन अचेतन चिंताओं को दूर कर सकते हैं। आप पिसैन में ऐसा क्या करते हैं? सफेद पृष्ठभूमि पर स्याही। रोशाक प्रकार के इंकब्लॉट के समान छवि के लिए चित्र 13.5 देखें। जिन लोगों का परीक्षण किया जा रहा है उनसे प्रत्येक स्याही के धब्बे को देखने और बस ये कहने के लिए कहा जाता है कि यह उन्हें कैसा लग सकता है। आमतौर पर प्रत्येक चित्र एक सनद 1980 के लिए लोगों द्वारा दी गई पूर्व निर्धारित श्रेणियों और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हुए मनोवैज्ञानिक प्रमुख कारकों पर प्रतिक्रियाएं देते हैं, जैसे कि रंग, आकार, ब्लॉट में देखी गई आकृतियों का संदर्भ और संपूर्ण या विवरण पर प्रतिक्रिया। रोज ने हजारों स्याही के धब्बों का परीक्षण किया जब तक कि उन्होंने उन्हें आज मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले 10 तक सीमित नहीं कर दिया।
उनका उपयोग अभी भी व्यक्तित्व का वर्णन करने, मानसिक विकारों का निदान करने और व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। वाटकिंस एट अल. 1995, वेनर 1997। हालांकि सामान्य रूप से अन्य प्रोजेक्टिव तकनीकों के उपयोग के साथ कुछ स्कोरिंग विधियों और समग्र वैधता लिलियफील्ड एट अल. 2000 के बारे में प्रश्नों को देखते हुए उनका उपयोग विवादास्पद है। तट को पहली बार 1935 में मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे और उनके सहयोगी ली, मॉर्गन और मरे 1935 द्वारा विकसित किया गया था। थीमेटिक एब्स्ट्रैक्शन टेस्ट तट में 20 चित्र होते हैं, सभी काले और सफेद, जो एक ग्राहक को दिखाए जाते हैं। ग्राहक को चित्र में मौजूद व्यक्ति या लोगों के बारे में एक कहानी बताने के लिए कहा जाता है, जो सभी जानबूझकर अस्पष्ट स्थितियों में खींचे गए हैं। चित्र 13.6 देखें। फिर ग्राहकों द्वारा विकसित की गई कहानी की व्याख्या मनोविश्लेषक द्वारा की गई, जो चित्रों में लोगों पर ग्राहक की अपनी समस्याओं के प्रकटीकरण वाले बयानों और प्रक्षेपण की तलाश करता है। ये केवल 2 अधिक प्रसिद्ध प्रक्षेपी परीक्षण हैं। अन्य प्रकार के प्रोजेक्टिव परीक्षणों में वाक्य पूर्णता परीक्षण, रॉय पसंद और हाउस ट्री पसंद शामिल हैं। वाक्य पूर्णता परीक्षण में ग्राहक को वाक्यों की शुरुआत की एक श्रृंखला दी जाती है, जैसे मैं अपनी माँ को शुभकामनाएं देता हूँ या लगभग हर दिन मुझे लगता है, और सेम टेंस को पूरा करने के लिए कहा जाता है। जबकि ड्रॉ एक पसंद और हाउस ट्री पसंद में ग्राहक को नामित वस्तुओं को खींचने के लिए कहा जाता है। लेकिन कोई यह कैसे जान सकता है कि व्याख्या सही है या नहीं? क्या गलती की बहुत गुंजाइश नहीं है? चित्र 13.6 विषयगत प्रत्यक्षीकरण परीक्षण उदाहरण। विषयगत धारणा से उत्पन्न एक नमूना 1। जब आप इस चित्र को देखते हैं तो कहानी आप पर क्या प्रभाव डालती है? कौन व्यक्ति नहीं? रस्सी पर चढ़ना क्यों है? थीमेटिक एब्स्ट्रैक्शन टेस्ट (TAT) प्रक्षेप्य परीक्षण जो अस्पष्ट स्थितियों में लोगों की 20 तस्वीरों का उपयोग करता है। व्यक्तिपरक उन अवधारणाओं और प्रतिरूपण की ओर अग्रसर होना जो केवल एक विशेष व्यक्ति के भीतर ही मान्य हैं और बसों, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित हो सकते हैं। प्रोजेक्टिव परीक्षणों के साथ समस्याएं। प्रोजेक्टिव परीक्षण अपने स्वभाव से बहुत व्यक्तिपरक होते हैं, केवल व्यक्ति की अपनी धारणा के भीतर मान्य होते हैं, और ग्राहकों के उत्तरों की व्याख्या करना लगभग एक कला है। यह निश्चित रूप से कोई विज्ञान नहीं है और अपनी सटीकता के लिए नहीं जाना जाता है। समस्याएं विश्वसनीयता और वैधता के क्षेत्रों में हैं। अध्याय 7 में विश्वसनीयता को एक परीक्षण की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया था, जो हर बार एक ही व्यक्ति या लोगों के समूह को दिए जाने पर समान अंक देता है, और वैधता को परीक्षण की उस चीज को मापने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया था जिसे मापने का इरादा है। बिना किसी मानक ग्रेडिंग स्केल वाले प्रोजेक्टिव परीक्षणों में कम विश्वसनीयता और कम वैधता दोनों होती है। गिटलमैन क्लेम 1978, लिलियनफेल्ड 1999, लिलियनफेल्ड एट अल. 2000, वुड एट अल. 1996। उदाहरण के लिए, रोनचार्ज पर किसी व्यक्ति के उत्तर एक दिन से दूसरे दिन काफी भिन्न हो सकते हैं। यह व्यक्ति की मनोदशा और पिछली रात टेलीविजन पर कौन सी डरावनी फिल्म रही होगी, इस पर निर्भर करता है। प्रोजेक्टिव परीक्षण कुछ हद तक पुराने लग सकते हैं, लेकिन कई मनोवैज्ञानिक और वेतन चिकित्सक अभी भी इस प्रकार के परीक्षण का उपयोग करते हैं। मैकग्राथ और कैरोल 2012। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इन परीक्षणों और उनके जैसे अन्य परीक्षणों के नवीनतम संस्करणों का अभी भी व्यावहारिक उपयोग और कुछ वैधता है। चोका 2013,
मेयर और कट्स 2006, वीना 2013। खासकर जब इन परीक्षणों पर ग्राहक के उत्तरों को शुरुआत के रूप में उपयोग किया जाता है, ग्राहक की यादों, चिंताओं और चिंताओं को गहराई से जानने के लिए बिंदु। व्यक्तित्व के सिद्धांत 545। अभ्यास प्रश्नोत्तरी। तुम्हें कितना याद है? सर्वोत्तम उत्तर चुनें। 1. निम्नलिखित में से कौन प्रभामंडल प्रभाव का उदाहरण है? परीक्षण के दौरान टेरेंस अनजाने में अपने नए ग्राहक के व्यवहार को थोड़ा अधिक रेटिंग देता है जब उसने ग्राहक को कपड़े पहने हुए देखा। अपने स्वयं के थर्मामीटर से क्लास रिंग भी। जेम्स सभी निर्देशों पर अविश्वास करता है, भले ही वे नए हों या उसके पास कई कक्षाओं के लिए हों। 1. ऐसा लगता है कि मैडलिन हमेशा खोए हुए लोगों को पसंद करती है जिनका वह नौकरी के लिए साक्षात्कार लेती है क्योंकि वह उनके बारे में सबसे ज्यादा याद रखती है। डी. एलेन ने अपना स्वयं का मूल्यांकन करने और अपने 2 प्रोफेसरों से जानकारी संकलित करने के बाद भी अपना निदान प्रदान किया। सोनल सहकर्मी 2 आवृत्ति गणना और रेटिंग स्केल आकलन करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। एक आंतरिक विचार प्रक्रिया। बी. अवलोकन योग्य व्यवहार 6 आत्मा प्रभावकारिता। डी. निजी आदर्श 3. सोच के विकास के असामान्य पैटर्न को निष्पक्ष रूप से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन सबसे अच्छा माना जा सकता है? 1. व्यक्तिगत इरादा। बी. MBTI -2 RF। 4. वैधता पैमाने का क्या कार्य है? डी. गूंथना। 1. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति सटीक रिस्पॉन्स दे रहा है। बी. यह निर्धारित करने के लिए कि कोई विषय वास्तव में कैसा है। सी. व्यक्तित्व टेस्ट के परिणामों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए। डी. असामान्य व्यवहार के निदान के साथ साथ सकारात्मक चिकित्सीय उपचार की पेशकश करना। रोजमर्रा की जिंदगी में मनोविज्ञान को लागू करना व्यक्तित्व के जैविक आधार। 13.16 व्यक्तित्व के कुछ जैविक आधारों की पहचान करें। 1796 में एक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर फ्रांज जोसेफ गैल ने व्यक्ति की खोपड़ी के आकार के आधार पर व्यक्तित्व लक्षणों का एक सिद्धांत विकसित किया। ये सिद्धांत 19वीं सदी में बहुत लोकप्रिय हुआ और फ्रेनोलॉजी के नाम से जाना गया। गैल का मानना था कि मस्तिष्क की कुछ नस्लें व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं के लिए जिम्मेदार थीं और इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी था। उसके अनुसार खोपड़ी स्वयं बाहर निकल जाएगी। फिंगर 1994, सिम्पसन 2005। जैसे जैसे सोशियोलॉजी अपने आप में एक वैज्ञानिक क्षेत्र बन गया, फ्रेनोलॉजी जैसे गैर विज्ञान आधारित विचार जल्दी छद्म विज्ञान के दायरे में आ गए। फिर ये कितना अजीब है कि डॉक्टर कॉइन डी यंग और सहकर्मियों डेबन एट अल 2010 द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि वास्तव में मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र कुछ व्यक्तित्व लक्षणों से जुड़े होते हैं।
विशेष रूप से जियंग और सहकर्मियों का मानना है कि उनके पास बिग फाइव में से 4 की जैविक सीख के लिए सबूत हैं। बहिर्मुखता, न्यूरोटिकन, सहमतता और कर्तव्यनिष्ठा। अपने अध्ययन में 116 स्वयंसेवकों ने अपने बिग फाइव व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में एक प्रश्नावली का उत्तर दिया। फिर प्रतिभागियों को मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों की मात्रा की पहचान करने के लिए एक संरचनात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग तकनीक के अधीन किया गया। एक प्रतिभागी को व्यक्तित्व लक्षणों के लिए समूह के औसत के करीब पाया गया और उस व्यक्ति के मस्तिष्क की छवि को एक संदर्भ छवि के रूप में उपयोग किया गया, जिससे अन्य प्रतिभागियों के स्कैन की तुलना की गई। बहिर्मुखता का गुण मीडियल ऑर्बिट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ललाट लोब के नीचे, सीधे आंखों के ऊपर में उच्च मात्रा से जुड़ा था। मस्तिष्क की यह भुजाएं लाभकारी जानकारी के मूल्य को पहचानने से जुड़ी हैं। धमकी, सजा और नकारात्मक भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने वाले कई क्षेत्रों में न्यूरोटिसिज्म मस्तिष्क की कम मात्रा से जुड़ा था। डोर्सोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर और मध्य की ओर और बाएं पीछे के हिप्पोकैम्पस में कम मात्रा पाई गई। न्यूरोटिसिज्म मध्य सिंगुलेट कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम के कॉर्टिकल घटक में उच्च मस्तिष्क की मात्रा से भी जुड़ा था, जो त्रुटि का पता लगाने और दर्द की प्रतिक्रिया से जुड़ा था। मस्तिष्क के वे क्षेत्र जो इरादों से जुड़े हैं। पाँच सौ छियालीस। अध्याय 13। अध्याय का सारांश। व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व व्यक्तियों के सोचने, महसूस करने और कार्य करने का अनोखा तरीका है। ये चरित्र और स्वभाव से भिन्न है, लेकिन इसमें वे पहलू भी शामिल हैं। व्यक्तित्व के अध्ययन में 4 पारंपरिक दृष्टिकोण हैं: मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत सहित मानवतावादी और लक्षण दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। 13.1 स्पष्ट करें कि फ्रॉइड के अनुसार मन और व्यक्तित्व की संरचना कैसे होती है। मन के 3 विभाग हैं: कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और अचेतन। अचेतन को सपनों में प्रकट किया जा सकता है। व्यक्तित्व के मुख्य भाग आईडी, अहंकार और सुपरईगो हैं। आईडी आनंद सिद्धांत पर काम करती है और अहंकार आनंद सिद्धांत पर काम करता है। दुर्भावना सिद्धांत। सुपरईगो व्यक्तित्व का नैतिक केंद्र है, जिसमें शामिल है विवेक और नैतिक चिंता का स्रोत है। दूसरों के कार्यों और मानसिक स्थितियों को सहमतता से सहसंबद्ध किया गया था। आर्मेयू पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स उस स्तर में उच्च व्यक्तियों में अधिक मात्रा और बाएं सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस में कम मात्रा दिखा रहा था। कर्तव्यनिष्ठा बाएं स्ट्रेट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये ललाट लोब के किनारे स्थित एक क्षेत्र है जो योजना बनाने, कार्यशील स्मृति और बीसीनिया के स्वैच्छिक नियंत्रण में शामिल होता है। शोधकर्ताओं ने उन क्षेत्रों को देखा जो बिग फिश के 5वें भाग से जुड़े हो सकते हैं। लक्षण, खुलापन, लेकिन कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। व्यक्तित्व तंत्रिका विज्ञान में प्रगति, मस्तिष्क कार्य और मस्तिष्क प्रक्रियाओं की बेहतर समझ के साथ व्यक्तित्व के नए और संशोधित सिद्धांतों को भी जन्म दिया है। उदाहरण के लिए डॉक्टर डीएम ने साइबरनेटिक बिग फाइव थ्योरी, डीएम 2015 विकसित की है।
ये सिद्धांत व्यक्तित्व को उन लक्षणों के माध्यम से देखता है जो मस्तिष्क संरचना में भिन्नताओं से संबंधित हैं और साथ ही विशिष्ट अनुकूलन के माध्यम से या किसी की परिस्थितियां उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों, रणनीतियों और व्यक्तिगत व्याख्याओं को कैसे प्रभावित करती हैं। यंग 2015। व्यक्तित्व तंत्रिका विज्ञान के माध्यम से प्रदान की गई प्रगति के बावजूद कुछ शोधकर्ता सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं। सोम्स अध्ययन छोटे नमूनों के साथ किया गया है। इसे संतुलित करने के लिए शोधकर्ताओं को सैकड़ों छोटे अध्ययनों के परिणामों को संश्लेषित करने का प्रयास करने के लिए मेटा विश्लेषण तकनीकों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। साथ ही बड़े नमूना आकार यार्कोनी 2015 के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त अध्ययन और मेटा विश्लेषण मदद करना जारी रखेंगे। हम व्यक्तित्व और मस्तिष्क की शारीरिक संरचना और कार्यप्रणाली के बीच संबंधों को उजागर करते हैं। खोपड़ी के उभार की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे की चर्चा के लिए प्रश्न 1। हम अन्य बातों के अलावा रोजगार, आय और स्थिरता के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए व्यक्तित्व मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। यदि मस्तिष्क स्कैन व्यक्तित्व मूल्यांकन का हिस्सा बन जाए तो भविष्य के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। 2। यदि व्यक्तित्व के लक्षण मस्तिष्क संरचना के साथ इतनी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं तो यह व्यक्तित्व की प्लास्टिसिटी के बारे में क्या कहता है। क्या लोग अपने लक्षण बदलने में सक्षम हैं। आचरण, आईडी और नियमों की मांगों के बीच टकराव और सुपैगो के प्रतिबंध से अहंकार के लिए चिंता पैदा होती है जो उस चिंता से निपटने के लिए रक्षा तंत्र का उपयोग करता है। 13.2 व्यक्तित्व विकास के 5 मनोलैंगिक चरणों में अंतर बताइए। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक चरणों की एक श्रृंखला में विकसित होता है। आईडी हावी होती है, गुदा अहंकार विकसित होता है, फालिक सुपरएगो विकसित होता है, विलंबता यौन दमन की अवधि और जननांग यौन भावनाएं उचित लक्ष्यों के साथ जागृत होती हैं। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विपरीत लिंग वाले माता पिता पर यौन क्रश फालिक चरण में चिंता पैदा करते हैं जो समान लिंग वाले माता पिता के साथ पहचान के माध्यम से हल हो जाता है। निर्धारण तब होता है जब संघर्ष चरण के दौरान पूरी तरह से हल नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वयस्कता होती है। बचपन की अपर्याप्तताएं व्यक्तित्व विशेषताएं दर्शाती हैं। 13.3 वर्णन करें कि नवफ्रॉइडवादियों ने फ्रॉइड के सिद्धांत को कैसे संशोधित किया। नवफ्रॉइडवादियों ने मनोविश्लेषण का ध्यान व्यक्तित्व की अपनी व्याख्या पर केंद्रित कर दिया, जिससे आधुनिक संस्करण सामने आया जिसे मनोगतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में जाना जाता है।